कि किसी भी मंच पे, चाहे गृह मंत्रालय के स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, कोर्ट के स्तर पे हो, या चौक चौराहे, गांव मोहल्ले, टोला अखरा, जहां कहीं पे भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, फैक्ट्स की बात आएगी, हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। कोई भी हमसे आके फैक्ट्स चेक कर सकता है, हमसे डिबेट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बातें कर सकता है। हमारे पास पूरी तरीके से पर्याप्त सूचना है। और ये कहना है कि जयराम महतो जी ने जब यह कहा कि विस्थापन नीति बननी चाहिए, तो ग्लेडसन डुंगडुंग आए, अजय तिर्की आए। जब जयराम महतो जी ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए, नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए, तब ये लोग कहां थे? आप समझिए कि ये पूरा का पूरा ये जो पेड जो चलाया जा रहा, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, उसका वजह ही यही है कि झारखंड में जो बुनियादी मुद्दे थे उनको गौण करना है, उनको गायब करना है, लड़ाना है, कटाना है, आदिवासी वर्सेस कुर्मी बना देना है। राज्य में वही जो चलता आया है कि कुछ चुनिंदा लोग शासन में बैठे रहना चाहते हैं, कुर्सी हड़प के बैठे रहना चाहते हैं, बाकी झारखंडियों को वही मिलेगा झाल बजाने के लिए। चर्च झारखंड आया तो उनके हाथ में बाइबल था, और यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के झारखंडियों के पास जमीनें थी। जब चर्च के पादरियों ने प्रार्थना किया तो बाइबल यहाँ के आदिवासियों के हाथ में चला गया और आदिवासियों की जमीन चर्च के पास चली गई। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कुर्मियों के द्वारा रेल डे का आंदोलन किया गया था कुर्मी एसटी स्टेटस के लिए। ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा और 3 राज्यों में इसका असर देखा गया। उसके बाद से पहले से जो एसटी सूची में लिस्टेड आदिवासी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं, थानों में FIR किए जा रहे हैं और अब राज्य स्तरीय रैलियां भी की जा रही हैं। इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ संतोष कुमार महतो हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और जेल कैंप के नेता भी हैं। संतोष जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तमाम दर्शकों को जोहार। आप लोगों का आंदोलन जो है 20 तारीख को था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? निसंदेह चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, क्योंकि एक आंदोलन अगर किसी समाज ने किया और सफल हुआ, बहुत प्रभावी भी रहा हमारा इस बार रेल टेका, और पिछले बार के रेल टेका के तुलना में ज़्यादा चर्चा हुआ इस बात पे। हम लोग इस बात पे सफल हो पाए कि एसटी इंक्लूजन का हमारा जो 75 वर्षों का जो मांग है वो किस बुनियाद पे है और इस पे क्या फैक्ट्स हैं। जो रिसर्च हमारे समाज के लोगों ने किया वो भी पब्लिक किया गया। इससे पहले बहुत तरीके के वजहों के कारण कुछ दस्तावेज हम लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। अब हमारे समाज के द्वारा जो ट्राइबल इनलिस्टमेंट की बात है, ट्राइबल शेड्यूल करने की जो बात है, उस पे फैक्ट्स और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसी भी मंच पे, चाहे गृह मंत्रालय के स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, कोर्ट के स्तर पे हो, या चौक चौराहे, गांव मोहल्ले, टोला अखरा, जहां कहीं पे भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, फैक्ट्स की बात आएगी, हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। कोई भी हमसे आके फैक्ट्स चेक कर सकता है, हमसे डिबेट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बातें कर सकता है। हमारे पास पूरी तरीके से पर्याप्त सूचना है और फैक्ट्स हैं। इसके बावजूद अभी आप लोगों का आंदोलन तो 20 तारीख को ही खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, कई तरह के वो लोग भी सबूत दिखा रहे हैं, और अब तो 2 रैली, एक 5 तारीख को, एक 12 तारीख को लोग आयोजित कर दिए हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं? अगुआ मत बोलिए उनको, हाँ, उनको पिछुआ बोलिए, क्योंकि जो अगुआ है वो रामदयाल मुंडा है, अगुआ जयपाल सिंह मुंडा है, अगुआ सूर्य सिंह बेसरा है, अगुआ शिबू सोरेन है, अगुआ निर्मल मिंज है। इनको हम लोग अगुआ मानते हैं, और ये सिर्फ आदिवासी समाज के अगुआ नहीं है, पूरे झारखंड के अगुआ हैं।
और पूरे झारखंड के अगुवाओं ने लिखित, मौखिक, सार्वजनिक से लेके पत्राचार करने की बात हो, चाहे गृह मंत्रालय की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय पे लिखित तौर पे देने की बात हो, सारे लोगों ने लिखित तौर पे कहा है कि इनका ट्राइबल इंक्लूजन का यह जो मांग है वो बिल्कुल वैलिड है, जायज है। और जब इनकी बात की जाती है तो हम इनसे सहमत होते हैं। बाकी अभी जो पिछुआ अगुआ बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम लोग ना तो कभी अगुआ स्वीकार किए थे, ना कभी स्वीकार करेंगे। ये पक्षपातपूर्ण तरीके से बात रखने वाले लोग, उन्माद फैलाने वाले लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग, भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग, एक बड़े भाई को छोटे भाई से लड़ाने वाले लोग, और इनकी चिता बनेगी जब तो उस पे अपने रोटी सेकने का ख्वाब पालने वाले लोगों को अगुआ कहना अगुआओं का अपमान है। तो ये जो विरोध है ये किसका असर देखते हैं आप लोग? तरह तरह के फैक्ट सामने लाए, वो उसका वजह है, या फिर आप लोगों का जो आंदोलन है 20 तारीख का आंदोलन वो बहुत ज्यादा सफल रहा है, ये वजह है? दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। लेकिन एक बात और सोचने वाली बात है कि 20 सितंबर को जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ या आंदोलन का एक जो स्टेज है वो संपन्न हुआ, उसके बाद से अचानक जो गूरा फूटने जैसा जो लोग आए सामने, फ्रंट पे आए, क्या ये सिर्फ 20 सितंबर का मवाद था या सिर्फ 20 सितंबर का विवाद था? ये सोचने की बात है। जब से झारखंड की राजनीति में नवनिर्माण का दौर चल रहा है, नवनिर्माण से हमारा आशय है कि फिर से स्थानीय नीति, भाषा की बात, संस्कृति की बात, यहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, उनको ताकत देने की बात, पेशा कानून की बात, विस्थापन की बात, कृषि नीति की बात, पलायन की बात, मानव तस्करी की बात, जब से मुखर रूप से झारखंड के राजनीति में फिर से उदयमान हुआ, उसके बाद से ही ये जो तथाकथित लोग हैं, ये कौन से गुफाओं में छुपे हुए थे, कौन से बिलों में घुसे हुए थे, कौन से छेद में घुसे हुए थे कि अचानक इनको अपना अस्तित्व और अपना सारा कुछ याद आने लगा। कहीं ना कहीं इनके मन में एक लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन क्या था? रोड पे नहीं उतर पाने का फ्रस्ट्रेशन, मुद्दों को नहीं संभाल पाने का फ्रस्ट्रेशन, राज्य में जो इनका औचित्य होना चाहिए, जो इनका योगदान होना चाहिए मुद्दों के समाधान के लिए, उसका फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं अपने आप को नाकारा समझ रहे थे, निठल्ले बैठे हुए थे, और उसके बाद इनको लगा कि एक समाज पूरे झारखंड के मुद्दे को लेकर इतना मुखर और इतना बेबाकी से सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलनरत है, उस पर हमारी सहभागिता नहीं रही। तो इस फ्रस्ट्रेशन को भी आप एक वजह मान सकते हैं। तो अभी रामगढ़ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पर एक टाइगर को उल्टा लटका के विरोध प्रदर्शन किया गया। रामगढ़ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो आपका कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और आप वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ये विरोध किस तरह से देखते हैं? ये एक उन्मादी लोग हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि अगर सोशल मीडिया में कुछ अनाप शनाप वायरल हो जाए और उसके संबंध में कोई अपील, कहीं पे बैठक की अपील हो जाए, तो लोग ज्यादा जुटते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर सिस्टम से स्थानीय नीति के मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए अगर लोगों को आह्वान करिए, देखिए गिने चुने लोग ही आएंगे। 4, 6, 10, 12, 15, मतलब 20 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। जो वायरल चीजें हैं, जो भ्रामक चीजें हैं, जो उलगलूल चीजें हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, वैसे विषयों पे अगर आप भीड़ को बुलाते हैं ना, तो ये विसंगति समझिए या झारखंड का नियति समझिए या फिर झारखंड के भविष्य में ग्रहण समझिए, तो वैसे संबंधित मुद्दों पे ज्यादा भीड़ जुटता है। तो क्या ये जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, उन पर सीधे अटैक था रामगढ़ का प्रदर्शन? देखिए, एक चीज को समझिए कि जब टाइगर जयराम महतो जी का अस्तित्व आता है राजनीति में, तो कौन कौन से मुद्दे आते हैं खुल के? विस्थापन की बात आती है, पलायन की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, स्वास्थ्य समस्याओं की बात आती है। और इन तमाम मुद्दों पे झारखंड का कौन सा ऐसा वर्ग है जो अछूता था? ये सारे मुद्दे झारखंड के तमाम जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग, सभी लोगों को लेकर चलने की बात थी। लेकिन क्या इन
तथ्यपरक चीजों पे, क्या इन बुनियादी मुद्दों पे ये जिनको कथित अगुआ आप कह रहे हैं, ये अगुआ सामने आए? मेरा ये कहना है कि जयराम महतो जी ने जब यह कहा कि विस्थापन नीति बननी चाहिए, तो ग्लेडसन डुंगडुंग आए, अजय तिर्की आए। जब जयराम महतो जी ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए, नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए, तब ये लोग कहां थे? ये जो 1932 का खतियान जो लाया गया, फिर से प्रासंगिक बनाया गया, क्या किसी जाति विशेष के लिए था? जो उन्होंने पलायन की बात कही, जो विस्थापन की बात कही, क्या वो कुर्मी समाज के लिए था? नहीं था। तो क्या इन कथित बुद्धिजीवियों को उस समय टाइगर जयराम महतो के कंधों को मजबूत करने के लिए, उनके मुद्दों को मजबूत करने के लिए, उनकी बातों को मजबूत करने के लिए, उनके समर्थन में नीति नियम कानून बनाने के लिए इन लोगों ने कभी आवाज उठाया? हाँ में हाँ मिलाया? नहीं मिलाया। क्या ये मुद्दे गलत थे? थोड़ी देर के लिए ये हम स्वीकार कर लेते हैं या मान भी लेते हैं कि कुर्मी एसटी इंक्लूजन का मामला विवादास्पद है, मान लेते हैं, हालांकि विवादास्पद नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। लेकिन क्या 1932 के आधारित जो खतियान की आधारित स्थानीय नीति की बात थी, नियोजन नीति की बात थी, क्या वो विवादास्पद था? उस समय ये कथित अगुआ कहां थे, कहां छुपे हुए थे? उसका वजह यह है कि उस समय इनको पेड जो इनका अमाउंट होना चाहिए, जो टोकन अमाउंट होना चाहिए, जो पैसा होना, फ्यूल होना चाहिए इनको भौंकने के लिए, वो नहीं मिला हुआ था। इनको झारखंड के नीतियों से, झारखंड के मुद्दों से ना तो कभी कोई लेना देना था, ना है और ना रहेगा। तो इन लोगों का जो अभी प्रदर्शन हो रहा है या फिर जो लोग भी ये लोग बयान दे रहे हैं, तो कुर्मी समाज के जो नौजवान हैं, जो खासकर जयराम महतो की पार्टी से ताल्लुकात रहते हैं, अनर्गल गाली गलौज कर रहे हैं, जिसकी शिकायत आज एसटीएसी थाना में निशा भगत कर रही हैं। केस होगा, कुर्मी समाज के लोगों के ऊपर भी केस होगा, जो सरकारी आदिवासी हैं उनके ऊपर भी केस होगा। दोनों कटेंगे, दोनों मरेंगे, दोनों झगड़ा झंझट करेंगे, दोनों एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत उछालेंगे, दोनों एक दूसरे की खामियां निकालेंगे, लड़ मरेंगे। यही तो उद्देश्य है। आप हमको बताइए, इस कुर्मी और ये विवाद के बीच कहां गया स्थानीय नीति का मामला? कहां गया 1932 के खतियान का मामला? कहां गया भाषा का विवाद? कहां गया बाहरी भीतरी के बीच जो यहाँ के मूलवासियों और यहाँ के झारखंडियों को मजबूत करने की बात थी? सब हवा हो गया। आप समझिए कि ये पूरा का पूरा ये जो पेड जो चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसका वजह ही यही है कि झारखंड में जो बुनियादी मुद्दे थे उनको गौण करना है, उनको गायब करना है, लड़ाना है, कटाना है, आदिवासी वर्सेस कुर्मी बना देना है। राज्य में वही जो चलता आया है कि कुछ चुनिंदा लोग शासन में बैठे रहना चाहते हैं, कुर्सी हड़प के बैठे रहना चाहते हैं, बाकी झारखंडियों को वही मिलेगा झाल बजाने के लिए, और कुछ नहीं मिलेगा। विरोध तो हो रहा है, लेकिन कुर्मी समाज एसटी स्टेटस के लिए अब आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ेगा? देखिए, हमारे जो समाज के अगुआ हैं, जो इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हमारे समाज के लोगों ने अलग अलग जिम्मेदारियों को अलग अलग कंधों पे सौंपा हुआ है। युवाओं को अलग जिम्मेदारी दी गई है, बुद्धिजीवियों को अलग जिम्मेदारी गई है, माताओं बहनों को अलग जिम्मेदारी दी गई है, सांस्कृतिक कर्मियों को अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो शैक्षणिक गतिविधियों में है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है, कुछ लोगों को विशेष रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही जिम्मेदारी गई है। क्योंकि जब 75 सालों में पूरे समाज ने यह महसूस किया कि जब सभी तथ्य हमारे फेवर में है फिर भी हमारा इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमको स्ट्रेटेजी वाइज चलना होगा। ये जो रेल टेका था, लोग कहते हैं कि ये अंतिम आंदोलन था, नहीं, ये अंतिम आंदोलन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। केंद्र सरकार को हमें मैसेज देना था, हमारी उपस्थिति का अंदाजा दिखाना था, हमें हमारी आबादी का अंदाजा दिखाना था, और यह दिखाना था, चाहे हमारा मकसद था कि झारखंड की एक बड़ी आबादी अपने सोशल स्टेटस, सोशल आइडेंटिटी के क्राइसिस से गुजर रही है, अपने सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए अंदर से ही कुंठित है, अंदर से ही मानसिक अवसाद से ग्रसित है। उन लोगों को उनका आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हो रहा है। उस आइडेंटिटी क्राइसिस के संबंध में जो मैसेज केंद्र सरकार तक जाना चाहिए था, उसको कन्वे करने के लिए हमने रेल टेका किया। संतोष जी बताएंगे कि कुर्मी वर्सेज आदिवासी का जो ये लड़ाई, एक माहौल बना हुआ है, इससे झारखंड में क्या प्रभाव पड़ेगा? जेमो केनियोटा एक दार्शनिक हुए, उन्होंने बताया था, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताया कि जब चर्च झारखंड आया
तो उनके हाथ में बाइबल था और यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के झारखंडियों के पास जमीनें थी। जब चर्च के पादरियों ने प्रार्थना किया तो बाइबल यहाँ के आदिवासियों के हाथ में चला गया और आदिवासियों की जमीन चर्च के पास चली गई। अभी जो वर्तमान कुर्मी वर्सेस आदिवासी कराया जा रहा है, यानी सरकारी वर्सेस गैर सरकारी आदिवासियों के बीच जो लड़ाई लड़ाई जा रही है, उसका भी नतीजा यही होगा। दो भाई आपस में लड़ मरेंगे और जो झारखंड हित के मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे, उन पे ताला लग जाएगा, उन पे बोलती बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा रह जाएगा कुर्मी वर्सेस आदिवासी, और जिनको सत्ता चाहिए उनको सत्ता मिल जाएगा और फिर से झारखंडी वैसे ही मुंह बाए अपने तकदीर को कोसते हुए, अपने जमीन को लूटते हुए, अपने जमीनों पे कल कारखाने बैठते हुए, जमीन अधिग्रहण के नाम पे रोड बनते हुए, सड़क बनते हुए, पुल पुलिया बनते हुए देखेंगे। ऐसे ही उनके अखड़ा के ऊपर फ्लाईओवर बन जाएगा, ऐसे ही उनके खेती योग्य जमीन पे रिम्स 2, रिम्स 3, रिम्स 4 बन जाएगा। और उसके बाद जो झारखंडियों की, चाहे सरकारी आदिवासी हो चाहे गैर सरकारी आदिवासी, उनकी स्थिति क्या होगी कि उनकी स्थिति को संभालने के लिए फिर से रिनपास 2, रिनपास 3, रिनपास 4 बनाना होगा, क्योंकि उनके पास माथा पीटने के अलावा, अपने किस्मत को कोसने के अलावा, अपने आप को गाली देने के अलावा, अपने किस्मत को गाली देने के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जरूरत है कि इस राजनीति को समझने की, जरूरत है समझने की कि झारखंड के असल मुद्दे क्या हैं और हम लोगों को कंधे से मिलाकर किन चीजों के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष महतो से बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हर पहलू को छुआ है। इन तमाम विषयों पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी तरह का नए मुद्दों के साथ आपके सामने आएंगे, नए अतिथि होंगे। तब तक के लिए जोहार।